Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. हम ये माने कि ठाकुर समाज में अब एक तरह से आपका नाम बड़ा उभार में आया। एक तरह से आप बहुत सारे लोगों के लिए विलन थे, बहुत सारे लोगों के लिए स्टार रहे। तो क्या आप इसे जायज़ मानते हैं जो फूलन देवी के साथ हुआ? फूलन ने जो भेमई कांड जिसको बोलते हैं, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि 22 ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। फूलन को वो सही लोग नहीं मिले जिनको वो हत्या करना चाहती थी, तो उसने अपना गुस्सा गांव के आम आदमियों पे उतार दिया। ये केस मुझ पर लगा फूलन की हत्या का सन 2001 में, और फिर जब मैं तिहाड़ जेल पहुंच गया तो मुझे वहाँ की जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है वहाँ पे मुझे रखा गया सन 2004 में, कि मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से मैं एस्केप हो गया कि भाई क्या मैं अफ़गानिस्तान गया या नहीं गया। तो जो हमारे भाई बोलते हैं कि मनगढ़ंत कहानी है, तो मेरे ऊपर पासपोर्ट एक्ट का केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे, तो वो जूते चप्पल उन कब्रों के ऊपर उतारते थे। अब आते हैं कि भाई क्या ये पृथ्वीराज चौहान जी की ही है? तालिबानी लोग जूते चप्पल तो रखते थे, तो हमने उसको ख़त्म किया उस प्रोसेस को। कि दादरी की तो ऐसी है जिस पर बबीता फोगाट चुनाव लड़ी थी, और ऐसा बोलते हैं कि वो हमारी वजह से ही चुनाव हार गई। अभय चौटाला ने जब आपसे बात की तो वो किस तरह की बातचीत थी, और क्या जब आपने उनको पहली बार ऑफर दिया या जिस तरह की बातचीत हुई वो उन तमाम बातों के लिए सहजता से रजामंद हो गए थे? जो हमारे जाट भाई हैं वो प्रभु तब रखते हैं राजनीतिक रूप से। तो ये हम ये माने कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ा अलग सा संयोग होगा कि जाट और जो राजपूत समाज के हैं दोनों लोग हमें एक तरह कंबाइन नजर आएंगे। जाट समाज के भाई मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं राजपूतों के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर बात पूछी जा रही है कि किसान आंदोलन के दौरान जो नेता वोट मांगने आ रहे हैं वो कहाँ थे, कोरोना के समय कहाँ थे? तो ये सारे सवाल जवाब तो आपसे भी होंगे। पहलवानों का प्रोटेस्ट होता है, और शायद हम ये कहें कि हरियाणा में एक अच्छा खासा विरोध जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के लिए भी है, जो आपके समाज से ताल्लुक रखते हैं। नैलो के लीडर से आप मुलाकात करेंगे, क्या वो भी तय हो जाएगा कि नैलो के साथ कितनी सीटें लड़ेंगे या क्या रहेगा? राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप, और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। हमेशा हरियाणा तक पर हम पॉलिटिकल चर्चा करते रहते हैं, सामाजिक विषयों को, राजनीतिक विषयों को आप लोगों के सामने उठाते रहते हैं। आज हम आपको मुखातिब करवा रहे हैं आरजेपी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा साहब से। उनसे राजनीति पर बात करेंगे, सामाजिक लिहाज से बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे हम राजपूत समाज के हरियाणा में पॉलिटिकल प्रतिनिधित्व पर। राणा साहब, बहुत स्वागत, आप हरियाणा तक पर आए। बहुत धन्यवाद। मेरा जो पहला सवाल होगा वो यही होगा कि अब आप ज़रा बचपन में लौटें, आप ज़रा बताएं आपके जीवन के बारे में, फिर किस तरह से आप राजनीति में आए, क्या कुछ रहा आपके जीवन में? देखिए, मेरा जन्म रुड़की में हुआ है, जो कि अब उत्तराखंड में आता है, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और एक ज़मींदार परिवार में हुआ। शुरुआती मेरी पढ़ाई लिखाई रुड़की में हुई, सेंट गैब्रियल्स एकेडमी में, एक कॉन्वेंट स्कूल है रुड़की में, और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने देहरादून से की, डीएवी कॉलेज से। जब मैं डीएवी कॉलेज के में पढ़ रहा था और लास्ट ईयर में था ग्रेजुएशन के, तो फूलन देवी के केस में मेरा नाम आ गया, तो जिसके कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया। तिहाड़ जेल में रहने के दौरान मुझे पता चला कि हमारे जो आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, तो उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है, और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है। जब ये बात मुझे वहाँ पता चली तो बड़ा दुख हुआ, और एक मन में निश्चय किया कि अफ़गानिस्तान जाना है और इनकी मिट्टी को वापस लेके आना है। अब मैं यहाँ पर आपको टोकना चाहूँगी, चूँकि हमने आपका जन्म जान लिया, कहा हुआ, अब ज़मींदार परिवार में आप जन्मे, तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत पैसे के लिहाज से, आर्थिक स्थिति के लिहाज से एक अच्छा परिवार रहा आपका। जी जी, ईश्वर की कृपा से एक अच्छे परिवार में मुझे प्रभु ने जन्म दिया। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे फूलन देवी केस पर। अब उस केस में आपका नाम आया, कई सारी कहानियाँ हैं सोशल मीडिया पे कि आप उस समय उनकी पार्टी में शामिल होने गए थे या उनके दल में शामिल होने गए थे। एक ये भी है कि वो अपने बंगले के बाहर खड़ी थी, वहाँ पर कई व्यक्ति आते हैं, और एक जो व्यक्ति हैं उनमें आपका भी नाम शामिल होता है, उन्हें शूट कर दिया गया। अब असल सच्चाई क्या है? देखिए, असल सच्चाई तो जो ऑनरेबल कोर्ट है उसके अंदर जो विटनेसेस थे
पुलिस ने जो विटनेसेस बनाए थे उन्होंने ऑलरेडी बता दी है। और चाहे वो फूलन देवी जो हैं, उनकी जो सगी बहन है छोटी मुन्नी देवी, उन्होंने भी बताई है, उनके जो पीए थे कालीचरण उन्होंने भी बताया है कि जो शूटर्स थे वो नकाबपोश लोग थे और शेर सिंह राणा का इसमें कोई लेने देना नहीं है। लेकिन क्योंकि पुलिस ने हमारा नाम डाला था और मेरे साथ 11 दूसरे को एक्यूज़ भी बनाए थे, जो कि बाद में जो है कोर्ट ने ही उनको बरी भी किया। और लेकिन मुझे जो है अकेले को जो निचली अदालत थी उसने सज़ा दे दी थी। तो अब मैंने उसके लिए अपील की हुई है और मुझे विश्वास है कि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है वो मेरे साथ न्याय करते हुए मुझे भी दूसरों की तरह बरी करेगी, एक्विटल करेगी। तो आप वहाँ उनकी पार्टी में शामिल होने गए थे उस दिन? नहीं, देखिए मैं उस दिन वहाँ पे मौजूद था और मेरे शहर के एक हस्बैंड वाइफ थे जो मेरे परिचित थे, जो राजनीतिक व्यक्ति थे। तो क्योंकि मेरी तो उम्र उस समय बहुत कम थी, तो मैं उनके साथ कभी कभी देहरादून, दिल्ली और दूसरी जगहों पर उनके साथ चला जाया करता था। तो ऐसे ही मैं उनके साथ यहाँ पे भी आ गया था। और ये सब जब हुआ तो जैसा कि विटनेसेस ने भी बताया है कि उस समय मैं कोठी के अंदर था उनकी बहन के पास। मतलब ये बात कोर्ट के अंदर एज ए विटनेस मुन्नी देवी जी ने और कालीचरण ने बताई है कि जब फूलन देवी को बाहर गोली मारी जा रही थी तो तब मैं कोठी के अंदर उनके पास ऑफिस में बैठा हुआ था। तो इसलिए कोई डाउट नहीं इसमें है। बट अब किस लिए सज़ा हुई है तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऊपर से ये बरी होएगा केस। वो इस वाकया के बाद हम ये माने कि ठाकुर समाज में अब एक तरह से आपका नाम बड़ा उभार में आया। एक तरह से आप बहुत सारे लोगों के लिए विलन थे, बहुत सारे लोगों के लिए स्टार रहे। तो क्या आप इसे जायज़ मानते हैं जो फूलन देवी के साथ हुआ? देखिए, जो अगर हम सिर्फ फूलन देवी के लाइफ के बारे में बात करें तो उनकी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन हैं। लेकिन जब हम अगर 4-5 पॉइंट्स जो उनके लिए बोले जाते हैं वो ये है कि भाई उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ और उनकी छोटी उम्र में बहुत शादी हो गई और फिर उनके पति ने उनका रेप करा, फिर उनकी ज़मीन पर कब्जा हो गया, फिर उनको पुलिस ने जेल भेज दिया, उनको फिर डाकू उठा कर ले गए जिसके वजह से फिर वो डाकू बन गई। तो लेकिन इसमें जो फूलन ने ये कहा है कि भाई मैं क्षत्रियों को इस धरती से ख़त्म कर दूंगी, तो ये जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हुई हैं इसमें मुझे नहीं लगता कि क्षत्रियों का कोई जो है रोल है। क्योंकि अगर उनकी छोटी उम्र में शादी हुई तो वो उनके माता पिता ने की, उनके पति उनकी कास्ट के थे और उनके मर्जी से, उनके घर के मर्जी से उससे शादी हुई। उसके बाद ज़मीन पर जो कब्जे की प्रॉब्लम आई वो उनके सगे चाचा के बच्चों ने किया, फिर उन्होंने ही उनके ऊपर झूठा केस लगवा के उनको जेल भेजा। फिर जो एक विक्रम मल्ला डाकू था वो उनको उठा के ले गया, वो भी उन्हीं के समाज से ही था डाकू। तो जो भी ये प्रॉब्लम्स हुई हैं ये तो उनके समाज या जो वहाँ का एक कल्चर था या उनके जो परिवार के लोग थे उन्हीं के कारण ये सब प्रॉब्लम्स हुई। एक प्रॉब्लम जो इसमें बताते हैं कि भाई जो एक डाकू गिरोह था श्री राम लाला राम, जो कि ठाकुर बताए जाते हैं, और उन लोगों ने उनके साथ रेप किया, ऐसा जो है घटना बताई जाती है। बल्कि ये जो घटना है उनकी जो माताजी हैं वो अपने इंटरव्यू में इसको डिनाई कर चुकी हैं। फूलन देवी खुद ये इस बात के लिए मना कर चुकी हैं, क्योंकि जब ये फिल्म में दिखाया जा रहा था तो फूलन ने खुद ऑनरेबल हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि मेरी इमेज इससे ख़राब करी जा रही है, ये झूठी बात इसमें डाली गई है। लेकिन मेरा ये कहना है कि उनके साथ अगर उन डाकुओं ने गलत किया तो फूलन को उन डाकुओं से अपने सम्मान का बदला लेने का पूरा अधिकार था और है सभी को। क्योंकि किसी महिला के लिए गलत विचार करना, उनके साथ गलत करना, तो इससे नीचता की तो कोई बात नहीं होएगी। और मैं या कोई भी दुनिया में व्यक्ति अगर फूलन के साथ करने वालों के साथ
हमदर्दी करेंगे जिन्होंने उनके साथ रेप के अगर किया है, तो हम भी फिर ये घटिया बात है। लेकिन फूलन ने उनको तो कुछ किया नहीं। श्री राम लाला राम जो डाकू थे, आप नेट पर सर्च कीजिएगा तो वो लोग तो पुलिस के हाथों मारे गए। फूलन ने उनको कुछ नहीं बिगाड़ पाई। फूलन ने जो भेमई कांड जिसको बोलते हैं, जिसमें ऐसा बोला जाता है कि 22 ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है। सोशल मीडिया पे, बड़े बड़े चैनल्स पे बिल्कुल झूठी बात ये फैलाई जाती है। एक्चुअली में मरने वाले लोग हैं 20, और वो 20 के 20 जो है वो ठाकुर नहीं है। मरने वालों में दलित भी है, पिछड़े समाज से भी है, मुसलमान भी है। उनके नाम भी मैं बता देता हूँ। दलित समाज के व्यक्ति जो उसमें मरे हैं, उनका नाम जो है राम अवतार कठेरिया है। फिर जो पिछड़ी जाति से है उनका नाम तुलसीराम मौर्य है। जो मुस्लिम है उनका नाम नज़ीर खान है। और मेरा देश को चैलेंज है कि ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, इसको कोई भी गलत साबित कर देगा तो मैं जो कहेंगे वो इनाम उनको दूंगा। मरने वालों में दलित, पिछड़े, मुस्लिम, ठाकुर, सभी जाति, सभी धर्म के लोग हैं। और इनमें से कोई भी डाकू नहीं था। कोई भी फूलन के जो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उसको लेकर इन 20 में से किसी का भी कोई रोल नहीं था। ना ये डाकू थे, ना ही उसके जीवन से कोई संबंध था। ये गांव के आम आदमी थे और किसान थे। देखिए, उन 20 लोगों को मारा गया डाकू गिरोह के द्वारा। अगर ये 20 लोग कोई डाकू होते तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हम थोड़ा सा अगर विचार करें कि 20 डाकू मर जाएंगे और जो एंटी गैंग है उसका एक भी व्यक्ति के खरोच भी नहीं लगेगी, तो ये जो डाकू थे ये क्या मतलब अपने बंदूक, राइफल इनकी कहाँ थी? ये लोग क्या वहाँ पे डपली बजा रहे थे गांव में बैठ के? तो एक्चुअली ये तो आम लोग थे। जब फूलन को वो सही लोग नहीं मिले जिनको वो हत्या करना चाहती थी, तो उसने अपना गुस्सा गांव के आम आदमियों पे उतार दिया। ये ऐसे ही है कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति 4 मंजिल की बिल्डिंग में रहता है और 3rd फ्लोर पे उसका फ्लैट है, और वो किसी दूसरी कॉलोनी में जाए, किसी लड़की को छेड़ के बदतमीज़ी करके वापस आ जाए, और दूसरी कॉलोनी के लड़की वाले कॉलोनी के लोग आएँ और पूरी बिल्डिंग में आग लगा दें, तो क्या जो 1st, 2nd या 4th फ्लोर पे लोग रहते हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है? तो ये जो है फूलन ने बिल्कुल सेम ऐसे ही किया कि गांव में गई और जब वो लोग नहीं मिले तो अपना गुस्सा आम आदमियों पर उतार दिया। तो एक छोटी बच्ची थी 1.5 साल की, सीता उसका नाम था, तो उसको उसकी माँ के गोद से लेकर उसने पटक दिया था। वो अपाहिज हो गई थी और फिर बाद में उसकी मृत्यु हो गई उस बच्ची की। तो क्या उस बच्ची ने उसके साथ रेप किया था? तो पुलिस में भी जो FIR दर्ज है वो भी उसमें भी बिल्कुल क्लियर है कि ये जो 20 लोग मरे हैं ये तो आम लोग थे गांव के। और ये जो दलित समाज से है राम अवतार कठेरिया, इसने SC/ST आयोग में जो एप्लीकेशन भी मूव की थी लास्ट ईयर कि भाई मुझे मतलब इसके परिवार के लोगों ने कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए 10 लाख रुपए। हमारे परिवार का व्यक्ति गया, हमें कुछ मिला नहीं, जिसके कारण और कोर्ट के चक्कर काटने पड़े हमें कई साल तक और हम बड़े परेशानी हुई। ऐसे ही ये तुलसीराम मौर्य के फैमिली ने भी पिछड़े आयोग में एप्लीकेशन लगाई थी। तो ये कैसे हुआ कि उस दिन उन्हें उस गांव में जाना था, वो व्यक्ति मिले और उन्होंने उन्हें शूट कर दिया? देखिए, फूलन को जैसे जानकारी मिली कि जैसे ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये मुझे गांव के लोगों ने बताया कि फूलन को, जैसे फूलन का गैंग था, उसके एंटी गैंग्स थे। तो जब फूलन को ये पता चला कि उसके जो एंटी गैंग के लोग हैं जिनसे उसकी दुश्मनी थी, वो लोग उस गांव में से होकर गुजर रहे हैं या वहाँ पर मौजूद हैं, तो फूलन भी अपने गैंग के साथ वहाँ पर आई। जब आई तो पता चला कि वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वो लोगों ने, जो गांव के आम लोग थे, उनको उसने वहाँ पे इकट्ठा कर लिया। ये बोल के इकट्ठा किया कि आप लोगों से कुछ बातें करनी है। अच्छा, क्योंकि कि वो जो एरिया है वो उनके लिए ये बड़ी आम बात थी। वहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन अलग अलग गैंग के लोग आते थे और वो जो गांव के लोग थे वो डर के मारे उनको खाना पानी
भी दे देते थे। तो फूलन ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि भाई तुम लोग उस गैंग की फेवर करते हो या उसको खाना या सब चीज़ देते हो। लेकिन ये जो बात है ये इसमें भी जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये तो ऐसे ही बात हो गई कि मान लीजिए कि दाऊद इब्राहिम किसी से मुंबई में फ़ोन करे और कहे कि 5 करोड़ दो, और वो डर के मारे 5 करोड़ दे दे, तो वो दाऊद की हेल्प थोड़ी ना कर रहा है, वो तो डर के मारे दे रहा है। तो अगर कोई भेमई का कोई गांव या आसपास के गांव या कोई फैमिली अगर किसी डाकू को खाना दे रही है, पानी दे रही है, तो वो तो डर के मारे अगर वो नहीं देंगे, वो तो फूलन को भी दे रहे हैं, तो वो तो डर के मारे दे रहे हैं ना, वो उसके सहयोगी थोड़ी ना हुए। तो इसलिए ये कहना कि भाई आप उसको खाना पानी दे के हेल्प करते हो, ये भी मुझे लगता है कि जस्टिफिकेशन नहीं है उनकी हत्या करने के लिए। और ये लोगों में गलतफहमी क्यों हुई, क्योंकि फूलन के जीवन पर जब शेखर कपूर जी ने फिल्म बनाई, तो आप देखिएगा कोई भी डायरेक्टर या फिल्म मेकर जब किसी के ऊपर बायोपिक बनाएगा, तो वो लोग अपने जिसके ऊपर भी बन रही है उसकी कुछ कमियां भी होंगी तो उसको वो छिपाएंगे, या उसने कुछ गलत किया है तो उसको वो ऐसे शो करेंगे कि वो उसकी मजबूरी थी या उसमें भी कोई सम्मान वाली बात जोड़ देंगे ज़बरदस्ती। तो अब फूलन ने 20 लोगों की हत्या करी भेमई में, इस बात को तो फिल्म में छुपाया तो जा नहीं सकता था, क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी देश के अंदर। टेररिस्ट एक्टिविटी के अलावा ये सबसे बड़े कांड में से एक है कि एक ही दिन एक समय में आपने 20 लोगों को मार दिया, वो भी बिल्कुल बेगुनाह लोगों को। तो अब इस बात को अगर वो ये दिखाएं कि भाई फूलन ने इनकी हत्या सिर्फ इसलिए कर दी कि वो अपना नाम जो है वो फेमस करना चाहती थी, वो अपना भय कायम करना चाहती थी, जिससे कि पूरे गैंग का भय हो जाए और उनको जो फिरौती या जो पैसे लूट मार है वो ज़्यादा रकम आने लग जाए, तो वो ऐसा दिखाते तो वो तो फिल्म बनाने का फिर कोई सेंस ही ना रहता। तो उसमें उसने ऐसा शो किया कि भाई डाकू जो थे, मतलब उसने ऐसा एक दिखा दिया कि भाई ये भी उसके रेप में सहयोगी था, कोई एक ऐसा करके दिखा दिया उसमें चेहरा। तो उससे लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई कि भाई उसने तो अपने रेपिस्ट को मारा। देखिए अगर वो अपने साथ हुए गलत करने वाले लोगों को मारती तो मैं उनका सबसे बड़ा एडमायरर होता, क्योंकि शेर सिंह राणा या कोई भी इस धरती पे इतना घटिया नहीं हो सकता। सभी की माताएं बहनें हैं, उनके साथ कोई गलत करेगा तो नेचुरल बात है, सबको बड़ा दुख होगा। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है पूरे दुनिया में किसी के लिए भी कि अगर आपके साथ गलत हुआ है जीवन में तो आप भी बेवजह लोगों के साथ गलत करने लग जाओ। हाँ, जिसने आपके साथ गलत किया है तो आप वैसे तो न्याय प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी अगर आप फिर भी अपना मान लीजिए रिवेंज लेते हैं उससे, तो भी एक बात मानी जा सकती है। लेकिन ये मतलब नहीं है, देखिए टेररिस्ट में और क्रिमिनल में क्या अंतर है। टेररिस्ट जो है वो बस में जाता है और बस में बैठ के बम रख देता है और फिर बम रख के नीचे उतर जाता है। उसको ये पता नहीं होता कि अब इस बस में ये जब बम फटेगा तो कौन मरेगा, इसीलिए हम उसको टेररिस्ट बोलते हैं। एक क्रिमिनल कैसा होता है कि जिसने उससे दुश्मनी हो रही है, जिससे उसकी या जिससे उसको कुछ छीनना है, झपटना है, वो सिर्फ उसी को टारगेट करेगा, बाकी किसी और को कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो ये एक टेररिस्ट घटना है। उसको ये मालूम नहीं है कि भाई गांव में मैं जा रही हूँ तो जो भी आया उसी को गोली मार दी, उसको भी नहीं पता क्यों मार रही हूँ, क्या इसका जो है। अभी आप अगर भेमई जाएंगे तो आप यकीन मानिए कि 16-16 साल के जो लड़के थे वो उसमें मर गए, और वो लोग मैरिड थे, क्योंकि वहाँ पे ना कल्चर था। ऐसा नहीं है कि फूलन की ही छोटी उम्र में शादी हो गई थी, उस पूरे एरिया में हर समाज के अंदर 12-13 साल में ही लड़की की शादी उस समय हो जाया करती थी। आज से 40-50 साल पुरानी ये सब बातें हैं, तो उस समय ये बड़ी कॉमन बात थी। और जो फूलन ने भेमई कांड में जिन लोगों को मारा है उसमें 4-5 लोग 16-16 साल के हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ राम अवतार कठेरिया, और जो दलित समाज से है, और ये जो तुलसीराम मौर्य हैं, ये भी बहुत छोटे छोटी उम्र के थे। नज़ीर खान भी मुश्किल से 18-19 साल का, 20 साल का ही था। इसमें ठाकुर समाज के कितने लोग? इसमें ठाकुर समाज के 17 लोग थे,
17 ठाकुर थे, एक दलित था, एक पिछड़ा था, एक मुस्लिम था। इस केस में आपको तिहाड़ जेल जाना पड़ता है। जी जी जी, इस केस में मुझे, ये केस मुझ पर लगा फूलन की हत्या का सन 2001 में। और फिर जब मैं तिहाड़ जेल पहुंच गया तो मुझे वहाँ की जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है वहाँ पे मुझे रखा गया। तो हाई सिक्योरिटी वार्ड में ही जो है वो जो टेररिस्ट होते हैं उन लोगों को भी वहीं पर रखा जाता है। तो जब मैं वहाँ पे रहा तो एक दिन अचानक ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में और ऐसे ऐसे उनका अपमान किया जाता है। तो मेरे साथ जो है कुछ जो तालिबानी आतंकवादी थे वो भी थे। तो मैंने उनसे कहा कि देखो अब भारत सरकार इसको वापस लेकर आ जाएगी। तो वो कहने लगे कि आप तो आलू खाने वाले लोग हैं और जब इतने सालों से कोई नहीं वहाँ पे गया तो अब भी वो कुछ हो नहीं पाएगा उसमें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर सरकार नहीं लाएगी तो हम लाएंगे। तो वो कहने लगे कि हमारे इतने बड़े बड़े गैंग हैं, हंसने लगे मुझ पर कि हम तिहाड़ से नहीं निकल पाते। तो आप तो एक साधारण व्यक्ति हो, तो आप पहले तिहाड़ से ही निकल के दिखा दीजिए, वहाँ जाना तो बहुत दूर की बात है। तो अब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया कि जाएंगे, तो अब कोई मन में ऐसी कोई उस समय भावना नहीं थी, लेकिन वो निकल गया। तो क्योंकि वो शायद ईश्वर की इच्छा से निकला वो शब्द, उस पर अब काम होना शुरू हो गया मन में और मस्तिष्क में। और फिर ऐसा समय भी आया सन 2004 में कि मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से मैं एस्केप हो गया, जो कि हमारे देश की आज तक की सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट एस्केपिंग भी मानी जाती है तिहाड़ जेल उत्तराखंड से आते हैं, आपके हम शक्ल आते हैं वो बनके, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी लगी मुझे। नहीं, हम शक्ल नहीं आते हैं। वो क्या है कि मेरी कोर्ट की डेट थी, तो जो पुलिस वाले, जो ओरिजिनल पुलिस वाले मुझे लेके जिनको जाना था कोर्ट में पेश करने, उनसे पहले जो है कुछ लोग नकली यूनिफॉर्म पहन के आए और फिर वो लेकर गए। ये है तो क्या ये साजिश थी आपको भगाने की, या फिर आप भी इसमें शामिल थे उस समय? देखिए ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि मैं उसमें शामिल था या नहीं था। लेकिन 17 फरवरी 2004 को मैं तिहाड़ जेल से निकल गया था, क्योंकि ये केस जो है अभी ऑनरेबल कोर्ट में पेंडिंग है। तो जब कोई केस कोर्ट में पेंडिंग होता है और हमारे जो जजेस हैं वो एक भगवान का रूप है, जब वो अपनी चेयर पे बैठते हैं, तो उनके फैसले में मैं कोई अड़ंगा नहीं लगा सकता। तो ये तो वही डिसाइड करेंगे कि भाई मेरी उसमें कोई भूमिका थी या नहीं थी। और लेकिन मैं बाहर निकल गया और निकल के फिर मैंने एक पासपोर्ट बनवाया। मतलब मेरा पासपोर्ट बना एक संजय गुप्ता के नाम से था। वो पुलिस अधिकारी थे ये? नहीं, ये पुलिस अधिकारी नहीं थे। एक और मेरा पासपोर्ट बन रहा था जॉय टिर्की के नाम से। वो पुलिस अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस में। वो शायद अभी मेरे ख्याल में अब तो काफ़ी बड़े अधिकारी बन गए होंगे, तब वो एसीपी थे सन 2006 में। तो लेकिन मुझे नहीं पता था, ऐसे हमने तो जनरली एक पासपोर्ट और बनने के लिए दे दिया था। अब हर नाम के तो कई व्यक्ति होते हैं, तो फिर उन्होंने पूछा था तब कि भाई मेरा नाम क्यों, मेरे नाम से क्यों पासपोर्ट बना रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि भाई मुझे तो मालूम नहीं है, मतलब आपको ध्यान में रख के नहीं बना रहे थे, वो तो जनरली ऐसे ही नाम दिया था। तो उसी पासपोर्ट पे जो संजय गुप्ता वाला जो पासपोर्ट है उस पर मैं बांग्लादेश गया, फिर वहाँ से दुबई होते हुए अफ़गानिस्तान पहुँचा था। अफगानिस्तान में क्या क्या देखा वहाँ पर आपने? और हम तो ये देखते हैं कि वहाँ के ऐसे लोग के अब शायद ही शांति, अमन, चैन वहाँ उस धरती पे हो। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। जिस समय मैं गया था वहाँ पे, तब तो वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। ख़राब इसलिए थे कि क्योंकि जो नाटो फोर्सेस है और जो तालिबान है, उस समय उनका बहुत ज़्यादा क्लैश चल रहा था। क्योंकि सन 2001 में ही इन्होंने करजाई साहब को बैठाया था ज़बरदस्ती नाटो ने।
तो वहाँ पे आए दिन जो है बम विस्फोट होना और आपस में लड़ाई हो जाना, गोलियां चलना। हाँ, तो बड़ा ख़राब माहौल था वहाँ पे। तो लेकिन जब ऊपर जो ईश्वर बैठा है, सर्वशक्तिमान है, हमारी तो कोई हैसियत नहीं है कि हम वो सब कर पाते। जब उनकी इच्छा थी तो उन्होंने वो रास्ता भी बनाया और अफ़गानिस्तान पहुंचने के बाद जो है हर कदम पे रक्षा भी की, क्योंकि वहाँ पर तो हर समय बहुत ज़्यादा झंझट थे। फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, फूड प्रॉब्लम थी और मौसम की भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ती है उस एरिया में, काबुल में, गजनी में, हेरात में। आज तो जाना वहाँ पे बहुत आसान हो गया है। आज तो कई लोग वहाँ पे जाके मैं देखता हूँ वीडियो कि वीडियो बना रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, है ना। लेकिन जिस समय 20 साल पहले मैं गया था, उस समय वहाँ पे जाना एक असंभव सी बात थी। तो लेकिन जैसे मैंने बताया, जब कोई चीज़ ईश्वर किसी के लिए तय कर लेता है तो फिर काम सरल हो जाते हैं। वहाँ क्या हाल था उस समय? हालांकि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर बताते हैं कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है। देखिए, मनगढ़ंत कहानी का तो सवाल का उत्तर ये है कि मैंने बाकायदा उस चीज़ की वीडियो बनाई और 2-3 बातें एकदम क्लियर हैं। पहली बात क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई क्या मैं अफ़गानिस्तान गया या नहीं गया। तो जो हमारे भाई बोलते हैं कि मनगढ़ंत कहानी है, तो मेरे ऊपर पासपोर्ट एक्ट का केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी भी कोर्ट में मुझे उसके लिए जाना पड़ता है, पासपोर्ट एक्ट का केस के लिए। तो जो मेरे भाई बोलते हैं मनगढ़ंत है, तो मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये बात वो जाके जज साहब को समझाएं कि शेर सिंह राणा कहीं नहीं गया और ये जो आप इसके ऊपर पासपोर्ट एक्ट का केस चला रहे हैं, इसको आप ख़त्म कर दीजिए। तो भाई वो जो पासपोर्ट है वो पुलिस की मतलब जज की कस्टडी में है, केस प्रॉपर्टी है, उस पर जो है अराइवल के और डिपार्चर के स्टैंप लगे हुए हैं, तो वो तो सरकारी डॉक्यूमेंट है, तो उसमें कोई मनगढ़ंत वाली कोई बात ही नहीं होती। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं तो वो कोर्ट को समझा दें, मेरा उनसे निवेदन है, क्योंकि मैं भी बार बार जाके परेशानी होता हूँ कोर्ट में। तो वहाँ क्या देखा आपने? क्या वाकई ऐसा था जैसा बताते हैं कि एक समाधि है, रेतीली सी जगह है, वहाँ पर अपमानित किया जा रहा है उनको, क्या ऐसा ही था? अब आते हैं, देखिए, तो पहले क्वेश्चन तो ये हुआ कि भाई गया था कि नहीं गया था। तो ये तो क्लियर ही हो गया, क्योंकि वो तो डॉक्यूमेंट्स हैं और वो पुलिस कस्टडी में ही है डॉक्यूमेंट्स, मतलब कोर्ट की कस्टडी में है, तो ना जाने का तो कोई वो ही नहीं रहा। अब बात ये आती है कि क्या मैं उसी जगह पर गया था जो वो जगह थी। तो उसका प्रूफ ये है कि वहाँ पे एक डिपार्टमेंट भी है, प्लस गजनी के पास जो वो स्थान है, पूरे अफ़गानिस्तान में, मतलब उस समय तो खैर लोगों को नहीं पता था, अभी भी नहीं पता होगा, क्योंकि वहाँ पे 99% लोग अनएजुकेटेड हैं और वहाँ का कल्चर ऐसा है कि तब तो वहाँ पे रोड्स वगैरह कुछ उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी पहले। तो जैसे 200-300 किलोमीटर भी अगर कोई दूर शहर है तो लोगों को वहाँ की भी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा था कि आज से 200 या 400 साल पहले जैसे इंडिया में रहा होगा ना, कि अगर कोई राजस्थान में पैदा हुआ या रोहतक में पैदा हुआ तो उसको मालूम ही नहीं है भाई मुंबई कैसा है। तो ऐसा ही वहाँ पर भी था। तो ज़्यादा लोगों को तब भी जानकारी नहीं थी, लेकिन वहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट है और उसकी ही जानकारी में है कि जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है, जिसकी पृथ्वीराज चौहान जी से युद्ध हुआ था, उसकी समाधि उन सरकारी दस्तावेजों अनुसार, उनके सरकार के अकॉर्डिंगली वो गजनी के पास दियक में है। और जो इनका जो बड़ा भाई है गौरी का, मोहम्मद गौरी का जो बड़ा भाई है शहाबुद्दीन गौरी का, उनका नाम है गयासुद्दीन गौरी। उनकी कब्र जो है वो हेरात में है। और जो इन दोनों के फादर हैं, उनकी कब्र, उनका नाम बहाउद्दीन सोम था, उनकी कब्र कंधार के पास है, जो कि वहाँ की सरकार की मान्यता है उस पर। अब आते हैं इस बात पे कि जो पृथ्वीराज चौहान जी और जो चंद्रबरदाई हैं, क्या उनकी भी कब्र समाधि वहाँ पर मौजूद थी? तो देखिए, जो मोहम्मद गौरी की जो कब्र है, उसके बाहर 2 कब्रें और भी मौजूद थी।
उस पर जो है वो लोग अपने जब ज़ियारत करने के लिए जाते थे गौरी की कब्र में, क्योंकि टॉम बनाया हुआ था, मुसल्लम बनाया हुआ था, तो जब भी वो अंदर जाते थे अपनी प्रेयर्स करने के लिए, तो अपने जो जूते चप्पल हैं वो उन कब्र के ऊपर उतारते थे और उसके ऊपर रखकर अपने जूते चप्पल वो तब अंदर जाते थे। मतलब कि वो जो दरवाजे हैं, दरवाजे के दोनों तरफ वो उनकी कब्रें बनी हुई थी, तो अंदर जाने से पहले जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे, तो वो जूते चप्पल उन कब्रों के ऊपर उतारते थे। अब आते हैं कि भाई क्या ये पृथ्वीराज चौहान जी की ही है, और जो मोहम्मद गौरी है उनकी जो कब्र है उस पर साफ साफ लिखा है कि ये गाजी और शहीद है। ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है, जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी की थी और इसका मतलब भी पूछा था। तो गाजी और शहीद का मतलब होता है कि गाजी का मतलब है जो काफिरों को मारता है, और शहीद का मतलब है कि जो किसी काफिर के हाथ मारा जाता है। तो काफिर का कोई ख़राब शब्द नहीं है, काफिर का मतलब है नॉन मुस्लिम। तो जो नॉन मुस्लिम्स को मारता है या उसने युद्ध में मारा है तो वो गाजी का उसको उपाधि मिलती है, और जो किसी नॉन मुस्लिम के हाथों मारा जाए उसको जो है शहीद का दर्जा मिलता है ना। तो गौरी की कब्र पे साफ साफ लिखा हुआ है, और वहाँ के जो ग्रामीण थे उस समय, उन लोगों ने मुझे बताया कि ये जो दोनों कब्र हैं ये काफिरों की कब्र हैं जिन्होंने इनको शहीद किया। और ऐसा जो है उस समय जब मैं गया था वहाँ पर इस तरह का जो एक जो मोनूमेंट्स पे लिखा रहता है, इस तरह का वहाँ पे लिखा था। तो इसीलिए अब कुछ लोगों का अभी ये भी मानना है कि भाई ये कब्र है या नहीं है। देखिए, जो कब्र है हमेशा उसके जो पैरों की साइड होता है उस पर जो है वो सपोर्ट लगाते हैं पत्थर का या फट्टे का। तो मैं उनकी कब्रों की तरफ, कब्र में जो पत्थर लगे हुए थे बहुत बड़े बड़े पत्थर थे दोनों कब्रों में, तो उन पत्थर को भी मैं वहाँ से निकाल के लाया था। लेकिन जो काबुल एयरपोर्ट है वो पत्थर जो है वहीं पर रोक लिए गए थे, और मैंने बहुत वहाँ पे रिक्वेस्ट भी करी थी, क्योंकि मैंने उनको ये तो बताया नहीं कि मैं वहाँ से निकाल के लाया। तो मैंने उनको ये बताया था कि भाई ये एंटीक स्टोन है तो मैं इसको परचेज़ करके लाया हूँ। तो उन्होंने कहा एंटीक तो ये हैं, ये तो हमें भी पता है इसीलिए हमने रोका है, लेकिन तुम परचेज़ की स्लिप दिखाओ। अब वो मैंने स्लिप जो है बनवा नहीं पाया था, मैं इतनी जल्दी में हुआ, और मेरा तब इतना दिमाग भी काम नहीं कर रहा था कि भाई पत्थर को कोई रोक लेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एंटीक पत्थर है और ये देश से बाहर नहीं जाएगा, तो वो पत्थर मैं नहीं लेके आ पाया। लेकिन मेरी वीडियो में आप देखेंगे तो वो पत्थर उनकी कब्र के पैरों की तरफ लगा हुआ है। मिट्टी लेकर आए लेकिन लेकिन मैं जो दूसरे जो सामान थे वो सारा चीज़ लेकर आए, और उनकी जो कब्र से खोद कर जो मिट्टी मैं ला सका वो मैं लेके आया। और तो उसके बाद उस मिट्टी का क्या किया? वो मैं वापस आया, मिट्टी और जो अन्य सामान था वो मैंने एक संगठन था उसके सुपुर्द किया, और जो उनके मिट्टी का कुछ हिस्सा था वो मैंने खुद गंगा जी में कलकत्ता में प्रवाहित किया, और फिर एक स्मारक उन लोगों ने बनवाई उसकी, वो सारा सामान उसमें रख के, जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। तो ये बात है। और दूसरी मैं इसमें एक और भी बात बोलना चाहूँगा। देखिए, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। जो भी हमारे भाई ऐसा सोचते हैं कि भाई ये गया था, नहीं गया था, वहाँ इसने किसकी मिट्टी खोद ली या जो भी कर लिया, या वहाँ पे मौजूद थी या नहीं थी। देखिए, मैं आपके चैनल से बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ पर बैठी हैं, अगर मैं आपके फादर साहब का, पिताजी का फ़ोटो लूँ और उसको यहाँ पर नीचे गेर दूँ और उसके ऊपर पैर रखूँ, तो ये आपके फादर का आपका अपमान है या नहीं है? ये बहुत बड़ा अपमान है, और मैं तो सहूँगी नहीं इसे। नहीं सही। तो मैंने आपके फादर को के ऊपर तो पैर रखा नहीं, वो तो हो सकता है 500 किलोमीटर दूर बैठे हों मुझसे, लेकिन आप इसको, अगर आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं तो इसको आप अपना अपमान मानेंगे ना। तो हमें अखबारों से, टीवी से ये जानकारी मिली कि हमारे आखिरी भारतीय सम्राट जो हमारे महान पूर्वज हैं उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है, और उसके ऊपर जूते चप्पल मारते हैं। तो अब वो उनकी थी नहीं थी
ये बात तो मुझे पता नहीं थी या दुनिया में किसी को पता नहीं थी, हमें तो अखबार और टीवी ने बताया। और उसको पढ़ के हमने अपनी जान को खतरे में डाल के तिहाड़ जेल से निकले। उसके बाद बहुत ख़तरा मोल लेके अफ़गानिस्तान पहुँचे, बहुत झंझट मोल लिए, फिर उस स्थान तक पहुँचे। और चाहे वो थी या नहीं थी, मैं ये उनके लिए बोल रहा हूँ जो हमेशा माइंड में डाउट रखते हैं, लेकिन वो उसके ऊपर वो इमेज सोच के तालिबानी लोग जूते चप्पल तो रखते थे, तो हमने उसको ख़त्म किया उस प्रोसेस को। तो हमने जो है, अगर मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि वो मन में तो उनके वही धारणा थी, तो हमने उनको एक सबक तो दिया कि अगर आप हमारे किसी महान पूर्वज के साथ ऐसा करेंगे तो भारत में भी ऐसे लोग हैं जो आकर आपके भी महापुरुष को अगर चाहें तो उनकी भी बेइज्जती कर सकते हैं, उनको भी नष्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं मोहम्मद गौरी की जो कब्र है, अगर मैं चाहता तो उसको तोड़ भी सकता था। जो उनकी, जब मैं उनकी मिट्टी की खुदाई कर सकता हूँ बाहर, उस कब्र के बाहर, तो मैं उसको तोड़ भी सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वहाँ पे क्या ये सार्वजनिक जगह होगी? वहाँ पे तो और लोग भी मौजूद होंगे जिस समय आप ये कर रहे थे? नहीं नहीं, वहाँ पे उस समय देखिए, ये एक गांव के अंदर मौजूद है, और वो गांव जो है वो गांव से थोड़ा सा, मतलब गांव की परिधि में ही है, लेकिन रात को तो गांव वाले सो जाएंगे। तो लेकिन भाई, खतरा का अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, ये मान लीजिए नोएडा के अंदर कोई गांव है, उस गांव के अंदर कोई मंदिर है, और कोई व्यक्ति उस मंदिर का ताला तोड़ के उसमें मूर्तियों को नीचे गिरने लग जाए, तो अगर उसको गांव वाले पकड़ लें तो उसका क्या हाल होगा? ये तो कानून का पालन करने वाला देश है। तो दिल्ली के बगल में, अगर नोएडा में, गाजियाबाद के किसी मंदिर में कोई ऐसा कर रहा हो व्यक्ति, तो मुझे लगता है कि गांव के लोग उसकी इतनी धुनाई करेंगे कि वो मर ही जाएगा। तो अब मैं उनके ऐसे पवित्र स्थान पर वहाँ मौजूद हूँ और मैं ये सब कर रहा हूँ, और अगर गांव वाले पकड़ लेंगे तो अंडरस्टूड बात है कि मेरा क्या हाल होएगा, मेरी भी कब्र वहीं पे बनती। और फिर इसके बाद जो है आरजेपी का सफ़र, फिर ये किस तरह से शुरू होता है? जी देखिए, ये जब मैंने ये कार्य ईश्वर ने मेरे हाथ से संपन्न करा दिया, तो मैं वापस आया जेल में। फिर मैंने सरेंडर किया सन 2006 में, और मैं करीब काफ़ी 10.5 साल तब, और उससे पहले 2.5 साल, 13 साल तक मैं जेल कस्टडी में रहा। फिर मैं 2016 में मैं जेल से छूटा। छूटने के बाद मेरे जैसे कि मन में रहा कि मैं समाज के लिए और अच्छे काम करूं, तो मैं सामाजिक रूप से लोगों के बीच में गया। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सामाजिक रूप से हम किसी मुद्दे को उठा तो सकते हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम्स हैं उनको उठा सकते हैं, लेकिन फिर प्रश्न आया कि किसके सामने उठाते हैं हम? तो आंसर आया कि सरकार के सामने उठाते हैं। तो लेकिन फिर हमने देखा कि भाई, हम जिस भी मुद्दे को उठाते हैं, सरकार की इच्छा होती है तो करती है, और वरना तो डंडे मार के भगा देती है सामाजिक लोगों को। तो फिर हमने जो है इसमें जो है सामाजिक जीवन से राजनीतिक जीवन में अपने लाइफ को परिवर्तन किया, और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का निर्माण किया, इस निश्चय के साथ किया कि हम सरकार बने, हम सत्ता में आए, और जो हमारे जो मुद्दे हम सामाजिक रूप से उठा रहे थे किसी अपने समाज के लिए या छत्तीस बिरादरी के लिए, तो उनको सरकार में आके उन मुद्दों को हल करें, लोगों को सॉल्यूशन दें। और हम ये भी देख रहे हैं कि अभी जैसे पश्चिम यूपी की बात करूं मैं, या कई और जगहों की बात करूं, इसमें मैं हरियाणा सूबा भी ले सकती हूं, यहाँ पर आप अपना विस्तार कर रहे हैं पार्टी का। किस तरह का रुझान मिल रहा है, और अब जो 2024 के चुनाव हैं इनमें क्या रहेगा? देखिए, 2024 में हरियाणा में तो दोनों चुनाव हैं। अभी लोकसभा का भी चुनाव है और विधानसभा का चुनाव भी 6 महीने के बाद ही है। तो हम लोग 2019 में हमने पार्टी बनाई थी, और पहला चुनाव हम लोग हरियाणा में ही लड़े थे। तो हरियाणा के हम 8 विधानसभाओं पर चुनाव लड़े थे, और हमें 10-10 हज़ार प्लस वोट मिले थे। एक सीट चरखी दादरी की तो ऐसी है जिस पर बबीता फोगाट चुनाव लड़ी थी, और ऐसा बोलते हैं कि वो हमारी वजह से ही चुनाव हार गई। मोदी जी ने भी उनका प्रचार किया था, और उस सीट पर जो हमारे प्रत्याशी थे, कांग्रेस से ज़्यादा वोट हमें उस सीट पर लोगों ने दी थी। दूसरी सीटों पर भी जो
बसपा, आम आदमी पार्टी, इनेलो, इन सबसे ज़्यादा वोट हमें मिली थी। तो अब जब पहला परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छा रहा तो मुझे विश्वास है कि उसमें तो अब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है। पहली बारी में हम सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन अच्छा हमें वोट मिला था। इस बार हम लोग हरियाणा के अंदर, अगर हम अभी लोकसभा की बात करें तो मैं ऐसा कोई दावा नहीं करूंगा कि हम लोग यहाँ से इतनी सीट जीत जाएंगे, लेकिन हम लोग पूरे हरियाणा के राजनीति में एक बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव रोल अदा करेंगे। और विधानसभा में जो है, जो राज्य सरकार बनेगी, मैं आपसे ये आज दावा करता हूँ कि बिना राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सहयोग के बिना तो हरियाणा में कोई सरकार नहीं बनेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सरकार में हम लोग, हमारे सहयोग के बिना सरकार नहीं बनेगी। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी किंग मेकर बनेगी हरियाणा की इसी 2024 में। अच्छा, लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट्स उतार दिए हैं क्या आपने? देखिए, रोहतक से हमने कैंडिडेट डिसाइड कर लिया है और वो 2 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। और क्योंकि हरियाणा में हमारा इनेलो से गठबंधन है, तो अभी एक लास्ट मीटिंग होनी है। तो अगर उसमें मीटिंग में सब अच्छा रहता है तो हम लोग फिर मिलके हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे। इनेलो और राजपा गठबंधन लड़ेगी, और वरना ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग फ्रेंडली फाइट कर लें लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में फिर एक साथ मिलके लड़ें। तो ये जो है 2 से 3 दिन में इस बात में फैसला हो जाएगा। जो उनकी पार्टी के लीडर्स हैं और जो हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, उनकी कल जो है आपस में बैठक हुई। हरियाणा में जो राजपूत समाज है, कोई ऐसा एक चेहरा नहीं रहा कि जिन्होंने राजनीतिक तौर पर उस पूरे समुदाय का या पूरे समाज का प्रतिनिधित्व किया हो। तो यहाँ पर आप खुद को मानते हैं कि वो चेहरा है? देखिए, ये तो मेरा सौभाग्य है कि हरियाणा की जनता ने आज ये मौका हमें दिया है, और ये दुर्भाग्य रहा कि पिछले 75 साल से कोई भी ऐसा व्यक्ति को किसी राजनीतिक दल ने उभरने नहीं दिया, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो। लेकिन क्या यहाँ पर ये नहीं रहा, क्षेत्रीय का, बाहरी का, इस तरह वाला मुद्दा नहीं रहा? देखिए, हम लोग एक राजनीतिक दल बना रहे हैं। शेर सिंह राणा को ना तो चुनाव लड़ना है, ना तो वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री बनना है। शेर सिंह राणा तो एक विचार दे रहा है, हरियाणा में भी दे रहा है, बिहार में भी दे रहा है, पूरे देश में दे रहा है। वो विचार क्या है? वो विचार है अपना घर अपना झंडा। हमारा कहना है कि देश के अंदर हमें लोकतंत्र ने ये इजाज़त दी है, लोकतंत्र में, कि हम अपना राजनीतिक दल बनाएं। अगर कोई दूसरा राजनीतिक दल हमारे अधिकार हमें नहीं दे रहा है, तो जो सत्ता में आए, चाहे वो कोई भी पार्टी आई हो, हमने समय समय पर अदल बदल के लोग पार्टियों को वोट दिया, कभी कांग्रेस को, कभी समाजवादी को, कभी बीजेपी को, कभी बसपा को। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्षत्रिय समाज को कुछ वापस रिटर्न नहीं किया। तो अब समाज को हम ये कह रहे हैं कि भाई, हम अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और जो हमारे सहयोगी 36 बिरादरी के हमारे भाई हैं, उनके भी अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम अपना राजनीतिक दल बना के चलें, और हम खुद सत्ता में आए, अपने भी अधिकारों को सुरक्षित करें और अपने जो 36 बिरादरी के भाई हैं उनके भी अधिकार सुरक्षित करें। हमारा ये नारा भी है, ना किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। इस रास्ते पर हम चल रहे हैं। हरियाणा में काफ़ी ज़िलों में जो राजपूत समाज के जो लोग रहे, जिनमें मौजिज़ लोग रहे, जिनमें हम ये माने जवान भी रहे, उन सब ने विरोध किया बीजेपी को लेकर कि अब हमें हिस्सेदारी नहीं दी गई सामाजिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी। तो यहाँ पर ये माने कि हरियाणा के जो राजपूत समाज के जो लोग हैं वो आपके पीछे हैं फिलहाल? देखिए, हम पार्टी के पीछे हैं। मैं हमेशा समाज से और देश से ये बोलता हूँ कि आप किसी व्यक्ति को आगे मत बढ़ाइए। व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, वो डर सकता है, लालच खा सकता है, लेकिन जो राजनीतिक दल है, जो पार्टी है, वो एक विचार होती है। विचारधारा कभी धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि उसमें लाखों करोड़ों लोगों का एक विचार होता है। वो तो जो पार्टी होती है वो विचार होता है। तो राजपा जो है, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, एक विचारधारा है। वो भले ही विचारधारा कहीं से तो आती है, वो मेरे द्वारा आई, वो विचारधारा है। तो समाज जो है वो एक उस राजपा की विचारधारा के
पीछे है कि ये सत्ता में आएगा झंडा तो हमारे अधिकार सुरक्षित होंगे, चाहे फिर शेर सिंह राणा रहे या ना रहे, लेकिन वो विचार, वो राजनीतिक दल वो हमेशा रहेगा। तो हम समाज से यही बोलते हैं कि आप एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा के साथ चलिए, राजपा के साथ चलिए। अभय चौटाला ने जब आपसे बात की तो वो किस तरह की बातचीत थी, और क्या जब आपने उनको पहली बार ऑफर दिया या जिस तरह की बातचीत हुई वो उन तमाम बातों के लिए सहजता से रजामंद हो गए थे? जी देखिए, अभय सिंह जी एक बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। उनकी छवि कई लोगों ने नेगेटिव भी प्रस्तुत करते हैं, बट वो एक अच्छे व्यक्ति हैं। अभय सिंह जी इनेलो के इस समय तो मतलब सेकंड इन कमांड है, ओम प्रकाश चौटाला जी उसके अध्यक्ष हैं। तो करीब 3 साल पहले हमारा इनेलो से गठबंधन हुआ और हम लोगों ने उनके कई कार्यक्रम कराए, और उनके भी जो देवीलाल जी की जयंती है उनके भी 3 बार मैं देवीलाल जी की जयंती के कार्यक्रम में मुझे भी जाने का मौका मिला। तो हम लोगों ने, राजपा और इनेलो ने कई कंबाइंड प्रोग्राम्स भी हरियाणा में किए हैं। तो अभी इनेलो की जो स्थिति है वो पहले के मुकाबले थोड़ी सी इंक्रीज़ हो रही है, वो ऊपर जा रही है। और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव तक आने तक, क्योंकि जो हमारे हरियाणा में देखिए जो हमारे जाट भाई हैं वो प्रभुत्व रखते हैं राजनीतिक रूप से, और अगर हम अपने जाट भाइयों को फॉलो करें, देखें, तो राजनीतिक समझ जो है पूरे देश में जाट भाइयों की बहुत अच्छी है। और तो उनका जो हरियाणा को जब वो वोट करने के लिए जाएंगे विधानसभा के चुनाव में, तो उनके 2 स्टैंडर्ड, वो 2 मापदंड रखते हैं, या तो पार्टी हमारी हो या तो व्यक्ति हमारा हो। तो अब क्या है कि इसमें आज के समय में जब हम हरियाणा को देखते हैं तो अगर पार्टी और व्यक्ति, देखिए पार्टी तो वो मानते हैं इनेलो को अपना, उससे पिछले चुनाव में जेजेपी को उन्होंने अपना माना था, लेकिन आज जेजेपी को तो वो लोग जीरो कर चुके हैं, क्योंकि वो बीजेपी के साथ चली गई तो उसको वो अब मानते नहीं हैं। तो जो पार्टी की विचारधारा पे वोट देने वाले हैं वो इनेलो के साथ हैं, और जो ये मानते हैं कि भाई हमारे समाज का व्यक्ति होना चाहिए, तो वो अगर हुड्डा साहब को कांग्रेस खुली छूट देती है तो फिर वो कांग्रेस की तरफ भी अच्छी संख्या में जाएंगे, अगर हुड्डा साहब होलसेल इंचार्ज कांग्रेस की तरफ से नियुक्त होते हैं। तो उस कंडीशन में जो हमारे जाट भाइयों का वोट है, मुझे लगता है कि वो 60-40 के जो रेशो है उसमें वो वोट कर सकता है। तो ये हम ये माने कि राजनीतिक तौर पर एक बड़ा अलग सा संयोग होगा कि जाट और जो राजपूत समाज के हैं दोनों लोग हमें एक तरह कंबाइन नजर आएंगे। अक्सर ये सोशल मीडिया पे भी इस तरह की मैं बहस छिड़ती हूँ कि दोनों समाजों के बीच में एक तरह से खींचतान लगी रहती है। देखिए मैं तो आपको अपना तजुर्बा बता देता हूँ। मतलब जाट समाज के भाई मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं राजपूतों के कंपैरिजन में। आज तक मुझे पूरे जीवन में, बल्कि मेरा जो सबसे पक्का मित्र है वो भी जाट भाई है मेरा, तो मेरे बचपन का दोस्त भी है, वो मेरे साथ पढ़ा, अब तो वो मतलब यूरोप में रहता है, लेकिन वही मेरा बचपन का सबसे अच्छा मित्र भी था। और जहाँ पर भी मेरा जाट समाज से वास्ता पड़ा है, कल भी हम बहुत सारे गाँव में गए थे, तो उनका हमें हमेशा बहुत प्यार भी मिलता है मुझे, और सहयोग भी मिलता है। और देखिए ये दोनों ही जो है मार्शल कौम है। जब जाट भाइयों के साथ राजपूत समाज जो है एक कंधे से कंधा मिला के चला, तो ये जो पूरी जीटी रोड है दिल्ली से और चंडीगढ़ की, इस पर पूरा राजपूतों का दबदबा बन गया था, और उसमें जाट समाज का बहुत बड़ा सहयोग था। लेकिन जब एक षड्यंत्र के तहत इनके अंदर फूट डाल दी गई, तो परिणाम ये हुआ कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर इस जीटी रोड पे पंजाबी भाइयों का दबदबा बना, और पंजाबी भाइयों ने जाटों को भी पीटा, राजपूतों को भी पीटा। आपने देखा खट्टर साहब ने कितनी बार पिटाई करवाई और कितने झंझट हुए इस रोड पर, जीटी रोड पर। तो वो अब मुझे लगता है कि अब इस 24 में एक हम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी अपने जाट भाइयों के साथ मिलके और छत्तीस बिरादरी के साथ मिलके
जो है सरकार में हिस्सेदारी बनाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि एक ऐसी पार्टी, ऐसा एक गठबंधन की सरकार बने जो हरियाणा को जो है देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य भी बनाए, और जब कोई ये जो आजकल घोटाले और ये सब झंझट हो रहे हैं इन, और जो किसानों की जो समस्या है, इनसे भी जो है छुटकारा दिलाए। ओबीसी समाज का आप कुछ प्रतिनिधित्व रखेंगे, जैसे इधर अहीरवाल बेल्ट हो गई, क्षेत्र के हम ये माने कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व है, अलग अलग जातियों के नेता हैं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल हो तो वो तो सभी को साथ लेके चलता है, हम भी सबको साथ लेके चलते हैं और सबका हमें सहयोग भी मिल रहा है। अभी पिछले जब 2019 में हम लोग 3 विधानसभा, 8 में से, टोटल 8 में से 3 विधानसभा हमने एससी समाज के जो हमारे भाई थे उनको चुनाव लड़वाया था। नीलो खेड़ी से, बोवानी खेड़ा से और पटौदी से, तीनों रिजर्व सीट हैं। 2 सीट पर धानक समाज के हमारा भाई था और एक पर जो है वो हमारी वाल्मीकि बहन थी। तो हमने जो है सबको साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि हरियाणा के अंदर हमारे जाट भाइयों का वोट बैंक ज़्यादा भी है, ज़्यादा राजनीतिक रूप से वो लोग ज़्यादा जागरूक और समझदार भी हैं। तो हम अपने उन भाइयों का सहयोग लेकर आगे बढ़ें तो उससे उनको भी लाभ है और हमारी पार्टी राजपा को भी लाभ है। इसलिए हम उनके साथ कॉम्बिनेशन बना के हरियाणा में चल रहे हैं। तो ये हम ये मानेंगे कॉम्बिनेशन सफल हो पाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, मैंने बताया कि चाहे हमारे जाट भाई हों, राजपूत हों, ये सब तो मार्शल कौम है और कोई भी कारण मुझे नहीं लगता है कि कोई क्लैश की या कोई प्रॉब्लम वाली बात हो। दोनों किसान कौम है और दोनों की प्रॉब्लम्स जो हैं हरियाणा के अंदर एक जैसी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब समस्याएं एक हैं तो समाधान भी तो मिलके एक साथ निकालना पड़ेगा। तो हम लोग मिलके समाधान निकालेंगे और आप देखिएगा कि एक बहुत मजबूत सरकार 2024 में हम लोग देंगे और लोकसभा चुनाव में ये एक सेमीफाइनल है, ये आपको अभी इसी 1 महीने के अंदर देखने को मिलेगा। अच्छा, जैसे राम मंदिर बना, और भी जैसे कई जो ओबीसी समाज के लिए बहुत सारी जो योजनाएं हैं सरकार की, तो उनको लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, राम मंदिर बना, ये तो बेहद ही एक, इससे अच्छा काम तो हो नहीं सकता धरती पर। लेकिन मैंने सुना कि राम मंदिर के लिए वहाँ के जो क्षत्रिय समाज के जो लोग हैं शायद उन्होंने पगड़ी धारण करना बंद कर दिया था। देखिए, क्या है कि मैंने आपका पहला क्वेश्चन है राम मंदिर बना, तो प्रभु श्री राम का मंदिर बना, इससे खुशी की तो कोई बात शेर सिंह राणा के लिए या इस देशवासियों के लिए हो नहीं सकती, क्योंकि हम तो हैं भी प्रभु श्री राम के ही वंशज हैं। बात नाराजगी इस बात के लिए थी समाज में, क्षत्रिय समाज में, वो आज भी है। और मैं क्षत्रिय समाज से ये वादा करता हूँ कि जिस दिन भी आपकी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्ता में आएगी, ताकत में आएगी, उस दिन जो प्रभु श्री राम मंदिर के लिए जो ट्रस्ट बनी हुई है उसमें किसी को भी, एक भी क्षत्रिय को पूरे देश से मोदी जी ने नहीं बनाया। तो इसके कारण पूरा क्षत्रिय नाराज हुआ कि हमने वो जो राम मंदिर के आसपास के जो 500 गांव हैं उन लोगों ने कई सौ सालों से पगड़ी नहीं पहनी थी, जूते नहीं पहने थे चमड़े के। तो उनका त्याग को देखते हुए उनमें से ही किसी बुजुर्ग को उस कमेटी में रख देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो है उसमें भी जातिवाद पैदा कर दिया। एक दलित समाज के हमारे किसी भाई को उस कमेटी में रखा। तो मेरा ये कहना है कि आप उनको भी रखिए, दलित भाई को भी रखिए, क्योंकि प्रभु श्री राम सबके हैं। लेकिन क्षत्रियों का जो त्याग है, जो बलिदान है, जो मतलब उनका रिश्ता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए उनके भी, अपने क्षत्रिय समाज के व्यक्ति को भी उसमें रखना चाहिए था। और मैं ये वादा करता हूँ कि हमारे पार्टी के मैनिफेस्टो में ये पहले क्रम में है कि जब भी हम ताकत में आएंगे, पार्टी सत्ता में आएगी, तो हम एक ऐसे क्षत्रिय को जिसका कोई योगदान भी रहा हो मंदिर निर्माण में, ऐसे किसी व्यक्ति को जो है हम उसमें सदस्य रखेंगे।
लेकिन क्या आपके मसले बीजेपी की तरह धर्म से जुड़े होंगे? जैसे बीजेपी पर आरोप लगता रहा है कि वो धार्मिक तौर पर लोगों को बांटते रहते हैं, हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, उसमें रोजगार की बात, शिक्षा की बात, ज़मीनी देहाती मुद्दों की बात क्या होगी वो? देखिए, बीजेपी की जो रणनीति है वो तो धार्मिक और जातिवाद की है, लेकिन राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की राष्ट्रवाद की विचारधारा है। लेकिन अगर कोई हमसे ये प्रश्न करता है तो कि भाई आपको हिंदू होने पर गर्व है, तो हर राष्ट्रवादी शेर सिंह राणा गर्व से कहेगा कि हम बीजेपी से ज़्यादा बड़े हिंदूवादी हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी अपने मुस्लिम भाई से चिढ़ते हैं या किसी सिख या किसी ईसाई से हमें कोई प्रॉब्लम है। हमारे लिए वो भी भाई हैं, वो भी इस देश के सम्मानित नागरिक हैं, और जब हम सारे लोग चार पिलर्स की तरह रहेंगे तभी हम देश की तरक्की के लिए काम कर पाएंगे। तो हम वोट के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम धर्म जो हमारा, जिसमें हमें ऊपर वाले ने पैदा किया, हमें उस पर फ़ख्र करना चाहिए। जो मेरा मुस्लिम भाई है उसको भी गर्व करना चाहिए अपने मुस्लिम होने पर, और वो अपनी नमाज़ पढ़े, हम अपनी पूजा पाठ करें। लेकिन ये लोग धर्म के नाम पे वोट का डिवाइडेशन चाहते हैं कि देखो भाई ये बात करते हैं 500 साल पहले की, जबकि भागवत गीता में लिखा है कि आप वर्तमान में रहिए। भाई आज के स्थिति में आप बात कीजिए, आज क्या कोई मुस्लिम या कोई सिख या कोई अन्य रिलीजन का व्यक्ति कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? तो आप उसके लिए कोई सॉल्यूशन दीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है। अब आप बात करने लग जाएं कि 1000 साल पहले ऐसा हो गया था, 200 साल पहले ऐसा हो गया था, भाई वो समय चला गया। अब आप उसके लिए हमेशा तो उसके ऊपर जीवित नहीं रह सकते। अगर उसकी पीछे भी कोई गलतियां हुई हैं तो आप उसको सुधार दीजिए। मान लीजिए राम मंदिर को लेकर गलती हुई भी है तो उसको आपने सुधार दिया। तो हम तो ये कहते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं, बीजेपी तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के सामने कुछ नहीं है। अगर हम सत्ता में आए तो हम मथुरा के मंदिर का और काशी के मंदिर का हम तो सरकार बनते उसको सॉल्व कर दें। ये लोगों को तो बहुत, ये तो ड्रामा ज़्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। आप हमारे पास ताकत दो, जो ये चाहता है श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा सुलटे, और जो प्रभु श्री कृष्ण जी को मानने वाले लोग हैं, आप हमारे तरफ आइए, हमारे साथ आइए, हमें ताकत दीजिए, हम इसको सॉल्व करेंगे। इनके बस की नहीं है ये काम। ये लोग तो सिर्फ वोट लेना जानते हैं उनके नाम पे। और जो आपने जाति की बात करी, देश के अंदर जितने भी जाति के आधार पर राजनीतिक दल बने हुए हैं, सारे के सारे राजनीतिक दल बीजेपी ने कांग्रेस के वोट बैंक को डिवाइड करने के लिए बनवाए हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो निषाद पार्टी हो, अपना दल हो। अब बीजेपी ने क्या किया, ऐसे राजनीतिक दल बना के लाभ ये हुआ कि वो कांग्रेस से वो वोट बैंक अलग हट गया, तो कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो बहुत कम हो गया। और जो ये क्षेत्रीय दल बने जाति के आधार पे, बीजेपी ने इसको एनडीए गठबंधन बना के इनको अपने साथ सहयोगी दल बना लिया, तो बीजेपी का वोट बैंक इनके कारण बढ़ गया। तो बीजेपी इसी से सत्ता में भी आई। तो बीजेपी ये तो कभी चाहेगी नहीं कि ये क्षेत्रीय दल जो ये जातिवाद की जो राजनीति कर रहे हैं ये देश से ख़त्म हो, क्योंकि उनको पता है कि ये जातिवादी पार्टियां अगर ख़त्म होंगी तो फिर ये वोट बैंक वापस कांग्रेस में चला जाएगा, वापस कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। तो बीजेपी सत्ता में रहने के लिए सिर्फ ये करती है कि ये जो क्षेत्रीय दल बने हैं, सिर्फ ये इतनी ताकत में ना आए कि सत्ता में आ जाएं, लेकिन सरवाइव करते रहें। तो कुछ को जिंदा करने के लिए ये एनडीए में ला के उनको मंत्री भी बना देती हैं। अब बताइए, कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनको बीजेपी ने एनडीए में लेकर 2-2, 3-3, 5-5 सीट दी हुई है, जबकि उस पार्टी की हैसियत गांव का प्रधान बनने की भी नहीं है, बनाने की भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सीट दी है। किस लिए दी है? जिससे कि वो पार्टियां जिंदा रहें। तो कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी है वो ये रहती है कि कांग्रेस उससे गठबंधन करती है जो उसका वोट बैंक को बांट रहा हो, तो वोट ना बटे, इसलिए कांग्रेस समाजवादी से, आरजेडी से या अन्य दलों से गठबंधन करती है। और ये जो पार्टियां हैं बीजेपी, ये इसलिए गठबंधन करती हैं कि हमारा वोट बैंक इनको लेके बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उनका वोट बैंक की पार्टियां नहीं है। अब जैसे आप हरियाणा में जाएंगे
तो वहाँ की जो सियासत है वो बिल्कुल अलग है दूसरे राज्यों से। हो सकता है यहाँ पर जातीय मसले प्रत्यक्ष तौर पर ना दिखाई दें, लेकिन यहाँ पर बात पूछी जा रही है कि किसान आंदोलन के दौरान जो नेता वोट मांगने आ रहे हैं वो कहाँ थे, कोरोना के समय कहाँ थे। तो ये सारे सवाल जवाब तो आपसे भी होंगे। नहीं, तो हम तो चाहे किसान आंदोलन रहा हो, चाहे कोरोना का समय रहा हो, हमारा जितना सामर्थ्य है हमने तो अपनी भूमिका हमेशा अदा की है। तो हमसे तो कभी किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि हम तो उनके बीच में रहे हैं उस दौरान भी, चाहे किसानों की बात रही हो और चाहे कोरोना के समय जो लोग समस्या में थे, चाहे उनके मुद्दे रहे हों। और क्योंकि के हमारे पास सत्ता नहीं थी, हमारे पास ताकत नहीं थी, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो हमसे तो बहुत ज़्यादा पूछने का किसी को अधिकार नहीं है। जिस दिन हमारे पास सत्ता होगी, अगर हम उस दिन कुछ नहीं कर पाए तो भारत की जनता, हरियाणा की जनता हमें जो सज़ा देगी हमें मंजूर होगा। लेकिन आप एक बार हमें मौका दीजिए और फिर मुझे नहीं लगता कि कोई शिकायत आपको रहेगी। अच्छा, जैसे आप हरियाणा के लोगों के बीच में जा रहे हैं तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? देखिए, हमें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी तो हम लोकसभा चुनाव को लेकर जा रहे हैं। रोज़ हम करीब 8 से 10 गाँव में जाकर मीटिंग्स करते हैं और हम लोग फोकस और एक टारगेट पर काम कर रहे हैं अभी, क्योंकि लोकसभा चुनाव बड़ा चुनाव है और कितनी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे ये भी 2 से 3 दिन में इस पर भी बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाएगी। तो फिर जिस सीट पे हम लड़ेंगे उस पर हम पूरा जो हमारे संगठन का ढांचा है पार्टी का, सब लोग उस पर वर्क करेंगे। क्या हरियाणा में किसी बीजेपी के लीडर की ओर से आपको कोई ऑफर दिया गया, उनकी ओर से बुलावा आया? देखिए, ऑफ़र तो रोज़ आते हैं, लेकिन क्या है कि किसी ऑफ़र को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी के लिए अच्छा खासा वोट बैंक रहा है राजपूत समाज। हाँ, बीजेपी के लिए वोट बैंक रहा है, इसीलिए जहाँ पर जब हम चुनाव लड़े तो उसमें कुछ कभी कभी बीजेपी को लॉस हो जाता है, कभी कभी कांग्रेस को भी हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हमारा मकसद है राजनीतिक दल खड़ा हो, सत्ता में आए और जिन मुद्दों पर हमारा समाज सड़कों पर पिटाई खाता है, सड़कों पर अपने अधिकारों को मांगता है, वो समस्या ख़त्म हो और सड़कों पे धरना प्रदर्शन देना बंद होकर सत्ता में आके वो अपनी कलम से उसको खुद ही सॉल्व कर ले। तो हमारा मकसद ये है, क्योंकि हमने जब ये बीजेपी पे विश्वास किया तो इसने हमें समय समय पे अपमान किया। आज तो मुझे ये देखने में महसूस हो रहा है कि जो ये फिल्मों के अंदर जो राजपूत समाज की जो इमेज को ख़राब किया गया 30, 40, 50 सालों में, तो इसके पीछे भी मुझे लगता है कि बीजेपी का षड्यंत्र ही रहा होगा। क्योंकि जब पद्मावती मूवी आई तो उसके लिए जो है देश के राजपूतों ने बहुत आंदोलन किया। वो भंसाली जो हैं डायरेक्टर, उन्होंने वो फिल्म बनाई थी और इतना जोर लगाने के बाद भी ज़बरदस्ती वो फिल्म जो है वो बीजेपी ने रिलीज़ करवाई और जो भंसाली जी था, भंसाली जी को जो है पद्म विभूषण दे दिया। तो फिर इसका मतलब तो ये है कि इन्हीं की शय पर ये फिल्म मेकर्स भी जो है हमारे समाज की इमेज को नीचा दिखाने के लिए काम कर रहे थे। तो अब फिल्मों से, क्योंकि राजपूत समाज ने बहुत धरना प्रदर्शन देकर फिल्मों वालों को थोड़ा सा जो है उसमें ले लिया है कि भाई आप ऐसा मत करो, तो अब इनके जो राजनेता हैं बीजेपी में वो लोग अब डायरेक्ट क्लैश कराने लगे हैं। अभी रूपाला जी ने, आपने देखा, गुजरात के अंदर एक वाल्मीकि समाज के मीटिंग में गए और वहाँ जाकर राजपूत महिलाओं के लिए अपशब्द कहे, हमारे पूर्वजों के लिए अपशब्द कहे। अब वाल्मीकि कह रहे हैं कि भाई राजपूत हमारे भाई हैं, राजपूत कह रहे हैं भाई वाल्मीकि समाज हमारा भाई है। तो ये रूपाला का ना वाल्मीकि समाज से लेना देना, राजपूत समाज से कोई लेना देना नहीं है। भाई तू आके दोनों की लड़ाई क्यों लगवा रहा है, दोनों के संबंध क्यों आपस में ख़राब करा रहा है। तो ऐसे ही इनके षड्यंत्र के कारण राजपूत समाज के गुजर भाइयों से रिलेशन ख़राब कराने के प्रयास किए गए, कभी जाट भाइयों से रिलेशन ख़राब कराने के प्रयास किए गए, कभी यादव भाइयों से, और मुसलमानों से तो बिल्कुल ख़राब करा के रखे हैं। यहाँ से मैं एक नाम मेरे जहन में आया, बृजभूषण शरण सिंह। पहलवानों का प्रोटेस्ट होता है और शायद हम ये कहें कि हरियाणा में एक अच्छा खासा विरोध जो है वो बृजभूषण शरण सिंह के लिए भी है, जो आपके समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। उस बाबत अगर सवाल होंगे तो आपसे। हाँ, तो देखिए, हमसे तो सवाल होते हैं। देखिए, हमने जो है इसमें बिल्कुल क्लियर है
देखिए, जो पहलवान हमारी बहनें थी, वो देश का मान सम्मान है। उन्होंने अपने हुनर से देश का नाम रोशन किया है। तो अगर वो कोई बात कह रही हैं तो उनकी बात सुननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ब्रजभूषण है वो उस संस्था के जो है चेयरमैन थे। अब संस्था के चेयरमैन और जिन लोगों ने देश का नाम रोशन किया है वो पहलवान का आपस में लेकर कोई मतलब कोई जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो शेर सिंह राणा का या हमारी पार्टी का इसमें बिल्कुल क्लियर विज़न है कि ना हम ब्रजभूषण जो है ना उनकी तरफदारी करेंगे, ना पहलवान की तरफदारी करेंगे। इस समस्या का हल बहुत ही आसान है कि जो जांच एजेंसी है, पुलिस है, हमारी बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं, वो पानी का पानी और दूध का दूध करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। और मुझे लगता है कि शायद अभी जो है वो केस जो है उनका उसमें कोर्ट में चल रहा है ब्रजभूषण जी का, तो उसमें फैसला आ जाएगा। अगर कोर्ट उनको बोलती है कि भाई आपने गलती की है, तो हम उनका अपनी बहनों के साथ हैं जो पहलवान बहन है। और अगर कोर्ट उनको बोलती है कि भाई नहीं, ये तो आरोप मनगढ़ंत या किसी स्ट्रेटेजी के तहत लगाए गए थे, तो ये भी हम इसको भी अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि इससे हमारे देश का सम्मान थोड़ा खराब नीचे गिरता है कि देश के इतने सर्वश्रेष्ठ पहलवान जो है या इतने मुख्य लोग जो है ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अब ये आखिरी सवाल के 1-2 दिन में हम ये माने कि जिन जिन सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है वो तय हो जाएगा, क्या इसी दौरान इनेलो के लीडर से आप मुलाकात करेंगे? क्या वो भी तय हो जाएगा कि इनेलो के साथ कितनी सीटें लड़ेंगे या क्या रहेगा? जी बिल्कुल, कल हमारी जो है जो संसदीय कमेटी है उसकी आपस में मीटिंग है, इनेलो की और राजपा के। और अभय सिंह जी से भी मेरी व्यक्तिगत मुलाकात होगी 1-2 दिन के अंदर ही। तो हम लोग इसमें जो भी फिर फैसला होगा वो हम कर लेंगे 1 से 2 दिन में। और सबसे पहले हरियाणा तक को ही बताएंगे कि कितने सीटों पे और कौन कौन लड़ रहा है। और जैसे ही हमें मालूम होगा कि किन सीटों पर कौन कौन लड़ रहा है, आपको फिर हम न्योता भेजेंगे। फिर आपको आना होगा, बहुत सारे सवालों से आपको फिर मुखातिब होना होगा। तो ये थे हमारे साथ आरजेपी के राष्ट्रीय संयोजक शेर सिंह राणा जी। बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत सारे सवालों के जवाब इनसे लेने बाकी हैं। जब इनकी पार्टी के तमाम जो कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम हम सबके सामने होंगे। आपको भी इनसे कुछ पूछना है दोस्तों, तो वो हमें ज़रूर लिख के भेजिएगा। आपके नाम के साथ इनसे वो सवाल भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका बहुत धन्यवाद।